हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर के आ चुका हूँ डीएलएड का एपिसोड नंबर 3। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक यानी बीएड और डीएलएड। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा अभी जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित मैं वीडियोस आप लोग के लिए एपिसोड अगर देखा जाए, एपिसोड 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ, एपिसोड दूसरा भी अपलोड कर चुका हूँ और आज का एपिसोड होगा आपका 3। तो दोस्तों, आज 3 क्लास है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। 50 प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप लोग जो लोग भी मुझे फॉलो करते हो मार्गदर्शन आईएएस को, आप प्लीज आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यह आप लोग के लिए है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार बताना चाहूंगा, चाहे वह सामान्य अध्ययन का पार्ट हो, चाहे आपका डीएलएड वाला पार्ट हो या बीएड वाला पार्ट हो, टोटल यहाँ कवर किया जाएगा। और फॉर्मेट दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज फॉर्मेट में यह प्रश्न लेकर के मैं आता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। आज बताना चाहूंगा, आज 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न जल्दी से हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे एपिसोड नंबर 3 के अंतर्गत। तो डीएलएड थर्ड एपिसोड में पहला प्रश्न आज का है अवधारणाओं का विकास। एक एक प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है, तो आज थर्ड है यानी 50 का एक होता है, तो 101वां प्रश्न है अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका हिस्सा होता है। तो दोस्तों, देखा जाए ऑप्शन, ए ऑप्शन है बौद्धिक विकास, बी ऑप्शन है शारीरिक विकास, सी ऑप्शन है सामाजिक विकास और डी ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं 2 सेकंड लगभग समय देता हूं, आप सही उत्तर मार्क कर लीजिए और उसके बाद सही उत्तर मैं जो बताऊंगा उसको मिलान कर लीजिए। और लास्ट में जब वीडियो समाप्त हुए उसके बाद आप कमेंट करके यह बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। दोस्तों, चूंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, 0.25 निगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब 1/4, 4 प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो एक प्रश्न आपका सही कट जाएगा। इसीलिए बहुत कंसंट्रेट होकर के एक एक प्रश्न को ध्यान से समझने के बाद ही सही उत्तर चूज करने का प्रयास करना। पर्टिकुलर प्रश्न का अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का अवधारणाओं का विकास का मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है, तो बौद्धिक विकास का। अगला प्रश्न लेते हैं, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई यानी रीडिंग डिफिकल्टी का हिस्सा नहीं है। इसका हिस्सा कौन सा, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा नहीं होगा, उसके विषय में पूछा गया है। ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, बी ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सी ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और डी ऑप्शन है वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। दोस्तों, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पठन कठिनाई जो बच्चे महसूस करते हैं उसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर आप में से जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में अगर आपने चूज किया है, यानी पठन गति और प्रवाह यह डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, पठन कठिनाई के अंतर्गत, तो यह आपका गलत है और यही आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, सी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कारक के रूप में, और डी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो सही उत्तर चूज कीजिए आप लोग कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता कौन सा है, यानी चारों जो नीचे दिए गए ऑप्शंस है उसमें बहुभाषिक विशेषता को डिनोट कौन करता है। तो निश्चित रूप से आप में से बहुत सारे लोगों
ने ए ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में चूज किया होगा। ए ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में बहुभाषिक विशेषता के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए यह ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो गया। 104 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक कोटेशन है दोस्तों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या, इससे आशय आप लगाते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये ऑप्शन कहता है सही हो सकता है। ध्यान से ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है दोस्तों। बी ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन है बुद्धि के विभिन्न पक्षों को के लिए सही है, और डी ऑप्शन है सही है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज होता है और निश्चित रूप से यहाँ पुरुषों का वर्चस्व होता है, और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे एक्यूरेट अगर उत्तर कोई हो सकता है तो वह है बी ऑप्शन, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों के अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित प्रश्न है, आप जरूर जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। बी ऑप्शन है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर पर संपर्क होना चाहिए। सी ऑप्शन है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो इसका उत्तर निश्चित रूप से आप कर सकते हो, और सही उत्तर आपने पहचान भी लिया होगा। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, जो कि एक अच्छे शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक को साधन संपन्न बनाने में भूमिका का निर्वहन करता है। पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए उनके पास। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे के भिन्न होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है विकास की दर, बी ऑप्शन है विकास क्रम, सी ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता, और डी ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो सही उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप सही उत्तर चूज कीजिए। अगर आपने विकास की दर अगर चूज किया है ए ऑप्शन, तो आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस रूप में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है। यानी प्रत्येक जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वे यूनिक नेचर के होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं होती है। बी ऑप्शन है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव होता है। डी ऑप्शन है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए, और निश्चित रूप से अगर आपने डीएलएड का जो दिया हुआ आपका कोर्स है उसको अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने बीएड कर रखा हुआ है तो बीएड को सीरियसली आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से इस तरीके के जो सामान्य प्रकृति के जो प्रश्न हैं बिल्कुल अनुमान आधारित जरूर आपके सही होंगे। आपने सही उत्तर चूज कर लिया है, डी आपका सही उत्तर होगा। यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, अपनी रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते। एकदम आसान प्रश्न होता है दोस्तों। कोई भी डीएलएड और डीएलएड की डीएलएड की और बीएड की अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी शुरू करता है तो बहुत ही प्राइमरी नॉलेज के तहत इसको देखना चाहिए। आप लोग को आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना जरूरी है।
उपयोगी और रोचक, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? ए ऑप्शन कहता है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना। बी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। सी ऑप्शन कहता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। और डी ऑप्शन है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो जल्दी से सही उत्तर आप लोग देने का प्रयास कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जो प्रधानाध्यापक के लिए जो एग्जामिनेशन देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीएड के अंतर्गत यह कोर्स जो मैं अभी लेकर के आया हूँ, बीएड का जो वहां पे आपका 50 मार्क्स का जो प्रश्न पूछा जाएगा यही से पूछा जाएगा। जो विद्यार्थी प्रधान टीचर की तैयारी कर रहे हैं जिनके सिलेबस में डीएलएड दिया है दोस्तों, तो डीएलएड का कोर्स जो है ना 75 मार्क्स के जो प्रश्न आएंगे वह यही से आएंगे। तो कोई भी चाहे वह हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या प्रधानाध्यापक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान पूर्वक आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को स्टडी करना है। और साथ ही साथ अगर आपको पसंद है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक आप जरूर से जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ आपके जो दोस्त मित्र हों उनको शेयर कर देना जिससे उनकी भी एक अच्छी तैयारी हो जाए, अप टू लेवल तैयारी हो जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न को उपयोगी और रोचक बनाने में क्या जरूरी होता है? तो सी ऑप्शन अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है, शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, यानी जब बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो किस पे मूल्यांकन आधारित होना चाहिए? ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षा द्वारा और डी लिखित तथा मौखिक परीक्षा द्वारा। तो जल्दी से सही उत्तर आप दीजिए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आप सबका सही हो जाना चाहिए। यानी बी ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन आधारित होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। तो बी उत्तर आपका बिल्कुल ही सही है जिन लोगों ने बी उत्तर को सही रूप में चूज किया। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सही उत्तर आप लोग चूज कीजिए जिन लोगों ने सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन को यानी शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसका अर्थ हो जाता है जो व्यापक मूल्यांकन की जो बात की जाती है तो इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके लिए 111 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? यानी आप इवेल्युएशन करते हो एज ए टीचर, तो निश्चित रूप से उद्देश्य आपका क्या होता है? तो ये ऑप्शन देखते हैं। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। बी ऑप्शन कहता है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी ऑप्शन है अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी ऑप्शन है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कर लीजिए। 111 नंबर प्रश्न है और जिनका भी सही उत्तर डी है दोस्तों, यानी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार करती है और इसका पुष्टि पोषण करती है, इसी को मूल्यांकन कहा जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर आपका क्या हो गया इस पर्टिकुलर प्रश्न का? तो डी आपका राइट वन है। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर प्रश्न है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
ए ऑप्शन, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और डी है, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो कक्षा में जो भी विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यानी अगर देखा जाए, नहीं, आप लोग को जो है ना बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? बी ऑप्शन। ठीक है ना, आप लोग का सही उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया दोस्तों। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है देखा जाए तो अच्छे ढंग से एक एक प्रश्न को मेमोराइज कीजिए और निश्चित रूप से आपका अच्छा एग्जाम जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। यानी अगर विद्यार्थी में कक्षा में विद्यार्थियों में रुचि को बनाए रखना है तो किस तरीके से एक शिक्षक को एक्ट करना चाहिए? तो देखिए, ये ऑप्शन है श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए, बी है चर्चा करना चाहिए, सी कहानी सुनाना चाहिए और डी प्रश्न पूछना चाहिए। तो निश्चित रूप से जैसा कि आप सब पहले से जानते भी होंगे, इसका सही उत्तर डी होगा। क्योंकि अगर बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे तो उनका इंटरेस्ट लेवल हाई होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 114, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जाता है। सी ऑप्शन है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और सी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से उपलब्धि अभिप्रेरक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन भी आपका सही है, बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी उपयुक्त सभी जो कथन दिए गए हैं उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कौन कौन से पॉइंट्स आवश्यक होते हैं दबाव को कम करने के लिए? उसको देखते हैं। ए ऑप्शन है, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। बी ऑप्शन है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। सी ऑप्शन है, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। और डी ऑप्शन है, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना करना। तो सिंपल प्रश्न है, दबाव को कम करने में सबसे ज्यादा योगदान देता है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगर आप प्रयोग इसका करते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का दबाव कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में चिंतित रहता है। किसके बारे में रहता है? ए वैधता, बी संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए, सी प्रश्नों के प्रकार और डी विश्वसनीयता। तो एक इसमें आपका सही होगा। तो जल्दी से सही उत्तर आप बताइए। तो सबसे ज्यादा जो शिक्षक के चिंता का विषय होता है वह होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। दोस्तों, जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यार्थियों की यह डिमांड होती है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाए और यह भी डिमांड होती है कि टोटल प्रश्न टोटल सिलेबस से पूछा जाए। ठीक है ना? तो संपूर्ण विषय वस्तु से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो एक अच्छे शिक्षक की यह निशानी होती है। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। और सी है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और डी ऑप्शन कहता है,
शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जल्दी से आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में अगर आपने चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी सही उत्तर हो जाएगा डी। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास होता है कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव और प्रत्याक्षण होता है, परसेप्शन होता है, यह महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आकलन बहुत किफायती होनी चाहिए। बी कहता है ऑप्शन बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षण अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं। सी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। और डी ऑप्शन है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो जल्दी से आप लोग सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं, सही उत्तर दे करके अपने उत्तर की परिपुष्टि कर सकते हैं। यानी आप में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में अगर आपने चूज किया है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, थिंकर से है। थिंकर से प्रश्न है वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किसे कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वेस्टर्न थिंकर से यह प्रश्न है। ए ऑप्शन है सामाजिक, बी है आनुवांशिक, सी है नैतिक और डी है शारीरिक। तो वाइगोट्स्की सबसे ज्यादा किस चीज पे इंफेसाइज करते हैं? तो निश्चित रूप से जो लोग वाइगोट्स्की को पढ़े होंगे अच्छे से, उनका जवाब ए ऑप्शन होगा, यानी सही उत्तर आपका ये है। वाइगोट्स्की सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, वह अपने शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं एवं सहयोगात्मक अभिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान से आप लोग देखना। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो ये ऑप्शन है सक्रिय भागीदारी का यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी है अनुदेशात्मक सामग्री, सी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनाना, और डी ऑप्शन है सीखने की तत्परता। जल्दी से आप लोग सही उत्तर दीजिए। और निश्चित रूप से इसका सही उत्तर जिन्होंने ए ऑप्शन को यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन को अगर आपने सही उत्तर के रूप में चूज किया है दोस्तों, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। सिंपली मैं बताना चाहूंगा, देखो असेसमेंट क्लास का मतलब यह होता है कि 2 से 3 सेकंड में जैसे मैं ऑप्शन को आपके लिए प्रस्तुत करता हूं, आप किसी एक ऑप्शन को जैसे ए बी सी में से डी में से कोई एक ऑप्शन आप मार्क कर लो। उसके बाद मैं जब उत्तर आपको बताऊंगा तो निश्चित रूप से आप क्या करना, उत्तर मिला करके और 50 प्रश्न में आपकी तैयारी कैसी है इसका असेसमेंट करके और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इससे फायदा दोस्तों यह होगा कि आपका जो भी तैयारी है, किस स्तर का तैयारी है, उसका असेसमेंट हो सकता है अच्छे ढंग से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है ए लैंगिक पूर्वाग्रह, बी वैश्विक प्रवृत्तियां, सी परियोजनात्मक उपागम, और डी है प्रगतिशील चिंतन। जल्दी से आप सही उत्तर चूज करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका जेंडर बायसनेस अगर आपका सही उत्तर है ए ऑप्शन, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला तेजी के साथ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। मेरा अनुमान यह होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट तक एक वीडियोस की लेंथ रखूं, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं इम्फेसाइज करता हूं जिससे थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है और 40 मिनट के लगभग बन जाता है वीडियो। तो आप टोटल देखो दोस्तों, जब तक आप एमसीक्यूज का एक एक प्रश्न आप नहीं देखोगे तो सही दिशा में आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। आप चाहे प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं या प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं,
दोनों जगह यह सिलेबस में मेंशन है और इसी के ऊपर आधारित यह आपका पर्टिकुलर क्लास है। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बी, बच्चों ने उत्तरों को सही ढंग से याद नहीं किया है। सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। और डी, व्यवस्था फेल हुई है। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए। यानी बच्चा जब फेल हो जाता है इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जिन लोगों ने डी ऑप्शन को सही उत्तर के रूप में दिया है, बच्चा जब फेल होता है दोस्तों तो निश्चित रूप से वह पूरी सिस्टम कोलैप्स मानी जाती है, यानी वह सही ढंग से उस विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न और सत्य और असत्य वाला प्रश्न। तो जल्दी से यह सिंपल है, आसान प्रश्न का उत्तर है डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखो निबंधात्मक ऐसे टाइप प्रश्न जो होते हैं वह लॉन्ग प्रश्न होते हैं, छोटे प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले वो लघु उत्तर छोटे, यानी जो है ना एक स्टेंजा दो स्टेंजा का उत्तर दिया जाता है। मुक्त उत्तर वाला यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपका सही उत्तर हो जाएगा सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स वाले जो प्रश्न होते हैं वह ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता है? आसानी से आप चूज कर सकते हैं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना और बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो 124 प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जल्दी से एजम्स कर लीजिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन करना आप लोग के लिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पियाजे वंस अगेन वेस्टर्न थिंकर्स का प्रश्न है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय ग्राहक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अब ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी ऑप्शन है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, और सी ऑप्शन है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और सी ऑप्शन है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। जल्दी से सही उत्तर आप लोग चूज कर लीजिए और इस पर्टिकुलर प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा अनुकरण स्मृति मानसिक निरूपण। तो आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। मैं थोड़ा सा तेज गति में प्रश्न को एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगा। अगला प्रश्न है, यह भी थिंकर्स से है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है कैसे? ये ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, बी ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, सी ऑप्शन है व्यवहार को स्पष्ट नियम बना करके, और डी ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं को शामिल करके। दोस्तों यह सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट जरूर करना, और निश्चित रूप से आप लोग के लिए है तो पर्टिकुलर यानी कोहल वर्ग के अनुसार यह पूछा गया है। तो कोहल वर्ग के अनुसार अगर देखा जाए तो कोहल वर्ग नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके अगर देखा जाए तो बच्चों में नैतिक मूल्य को बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकते हैं, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, और डी ऑप्शन है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं। तो जल्दी से सही उत्तर दीजिए, यानी जो छोटे विद्यार्थी होते हैं और बड़े विद्यार्थी के साथ किस तरीके से सामाजिक होंगे। तो जिनका भी जवाब डी है यानी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकते हैं, तो उनका जवाब क्या हो जाएगा? डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128वां नंबर प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा डिसेबल चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, ए ऑप्शन। बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। सी ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। और डी ऑप्शन है बच्चों की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो 128 नंबर का जो प्रश्न है, डिसेबल अगर चाइल्ड आपके स्कूल सामान्य विद्यालय में आते हैं तो नेचुरल रूप से अगर उनकी डिसेबिलिटी ज्यादा है दोस्तों तो इस पार्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। यानी बच्चों के नियोक्ता के अनुसार, यानी जितनी उनकी नियोक्ता डिसेबिलिटी है उसके अनुसार जो विशेष स्पेशल स्कूल्स फॉर स्पेशल चाइल्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएड और डीएलएड करने के दरमियान, तो निश्चित रूप से स्पेशल स्कूल फॉर स्पेशल चाइल्ड अगर आपको पता होगा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैधानिक पद्धति का पहला चरण है। पहला चरण पूछा गया है, 129 नंबर प्रश्न है। ए ऑप्शन है परिकल्पना का निर्माण करना, बी है परिकल्पना का परीक्षण करना, सी है समस्या के प्रति जागरूकता और डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो निश्चित रूप से 129 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है और जिनका भी जवाब सी है समस्या के प्रति जागरूकता फैलाना, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है। ए केवल अनुवांशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का और डी है केवल वातावरण का। तो दोस्तों 130 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सही उत्तर बिल्कुल ही आपका अनुमान सही होगा, यानी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व का निर्माण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि बच्चों को अनुशासित करने की जरूरत है। ए बी ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सी है बच्चा बुद्धिमान नहीं है और डी ऑप्शन है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो 131 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो बी होगा, यानी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगर बार बार दोहराव हो रहा है दोस्तों तो निश्चित रूप से क्या होगा, बच्चा उब जाएगा। तो बी उत्तर आपका क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण, यह सिलेबस में है दोस्तों, जो आप डीएलएड जो आपके परीक्षा में जो प्रधान शिक्षक के लिए शामिल किया गया है वहां भी समाजीकरण पढ़ना है। जो प्रधानाध्यापक का जो लोग तैयारी करते हैं तो बीएड के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। डीएलएड में कुल जो है ना 75 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और बीएड में 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो सबके लिए जरूरी है, चाहे प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक है, तो ध्यान देकर के पढ़ना। समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, बी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी है समाज में बड़ों का सम्मान करना और डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण के अनुकूलन और समायोजन करना। 132 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग का क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी सामाजिक वातावरण के साथ एडॉप्टेशन करना और समायोजन करना। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न देखते हैं 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बी सभी का विकास दर समान नहीं होता है, सी विकास हमेशा रेखीय लीनियर होता है और डी है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। तो 133 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बी उत्तर जिन्होंने भी सही उत्तर के रूप में दिया, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। बड़ा ही रेगुलर और सामान्य प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान से देख करके अगर आप एक एक प्रश्न पढ़ोगे तो सही उत्तर आप जरूर देने के लिए सही उत्तर जरूर दे सकते हो आप। 134 नंबर प्रश्न, मानव विकास को सभी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञात्मक और सामाजिक। ए बी है शारीरिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी है संवेगात्मक, संज्ञात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यह जो लोग भी थोड़े से अच्छे ढंग से पढ़े होंगे
उनको जरूर पता होगा। इसका सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यानी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का उपयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है, किस पे है? ज्ञान के निर्माण, ए। बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, सी पुनर्बलन का सिद्धांत और डी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो 135 नंबर प्रश्न आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करें और जिनका भी जवाब ये ऑप्शन है दोस्तों, ज्ञान के निर्माण में यह योगदान देता है, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण से रोता है? ए वियोग दुर्सिता के कारण, बी सामाजिक दुर्सिता के कारण, सी संवेगात्मक दुर्सिता के कारण और डी अजनबी दुर्सिता के कारण। तो 136 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है संवेगात्मक दुर्सिता। इमोशनल एनएग्जिटी के वजह से बच्चा क्या करने लगता है? और रोना शुरू कर देता है। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए लिखना, बी चढ़ना, सी फुदकना और डी दौड़ना। 137 नंबर का सही उत्तर जिन्होंने भी ए ऑप्शन को चूज किया है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ए ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराध के प्रति दंड का भाव, बी है आत्मसिद्धि का भाव, सी है जीवन के बारे में परितृप्ति और डी है दुर्सिता और स्वयं से सरोकार। तो जल्दी से सही उत्तर 138 प्रश्न का चूज कीजिए। तो किशोर व्यक्ति जो है ना दुर्सिता व स्वयं से सरोकार, आपका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको जो है ना डीएलएड से संबंधित जो भी मैं आप लोग को एक एक प्रश्न एमसीक्यूज के फॉर्म में बता रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की तैयारी कर रहे हैं उच्च विद्यालय के लिए, उनके लिए जो बीएड के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए भी यह सेशन बहुत ही लाभप्रद है। तो ध्यान देकर के एक एक प्रश्न को सही उत्तर देने का प्रयास करें। 139 नंबर प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन से क्या समझते हैं? वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है। बी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। सी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है और डी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है। 139 क्वेश्चन का सही उत्तर सी होगा दोस्तों, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपका सी उत्तर बिल्कुल ही सही है। दोस्तों जो लोग भी सी उत्तर के साथ है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ए ऑप्शन स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते हैं, सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं और डी ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। 140 अब मात्र 10 प्रश्न और बचे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जल्दी से जो लोग भी अगर आपके पास वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है तो जरूर आप चैनल को क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर दे, जरूर पहुंचेगा नोटिफिकेशन। एक लाइक आप जरूर से जरूर कर देना अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है। आपके तैयारी में किसी भी स्तर का यह अगर सहयोगी है तो जरूर आप सब्सक्राइब करना। 140 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं वैसे लोग जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला फिर वेस्टर्न थिंकर से है, वाइट गोष्ठी के सिद्धांत में निहितार्थ है। यानी वाइगोट्स्की का सिद्धांत क्या है उससे संबंधित है। 141 नंबर प्रश्न, ए ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने से बच्चों की सहायता नहीं करना चाहिए, बी बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं
जिनका बुद्धि लब्धांक IQ उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक एवं समस्या समाधान, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सोल्विंग। और डी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य करना। तो रेगुलर प्रश्न है दोस्तों, जो लोग भी व्हाइट गोष्ठी को अच्छे से पढ़े होंगे उनका सही उत्तर निश्चित रूप से सी होगा, क्योंकि सहयोगात्मक समस्या समाधान का उन्होंने सुझाव दिया था, कलेक्टिव प्रॉब्लम सोल्विंग। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत के चरण होते हैं कौन कौन? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी प्रतिक्रिया चयन, सी पूर्व प्रक्रमण और डी है श्रेणीकरण। तो इसको सजाना है दोस्तों, सही क्रम में सजाना है। तो सही उत्तर क्या होगा 142 प्रश्न का? तो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। यानी अगर पहले देखा जाए तो पहले थर्ड नंबर यानी पूर्व प्रक्रमण आएगा, दूसरे नंबर के श्रेणीकरण आएगा, तीसरे नंबर के प्रतिक्रिया चयन आएगा और लास्ट में आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी एग्जीक्यूशन जो है वो लास्ट स्टेज है। अगला 143 नंबर प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वांछित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखते हैं, ये ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो प्रत्येक बच्चों के घर से लेकर के आए। सी ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया उन्हें देना चाहिए। और डी ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। तो 143 का सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, डी ऑप्शन होगा। यानी सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। 144 नंबर प्रश्न, विद्यालय में लिंग भेदाभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बच्चों का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती किया जाना चाहिए। बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के नियम बनाना और कड़ाई के साथ उसका पालन करना चाहिए। सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन किया जाना चाहिए। डी है शिक्षक द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेना चाहिए। तो 144 का सही उत्तर बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल। तो सही उत्तर डी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिक संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो डी आपका करेक्ट उत्तर है। 145 नंबर प्रश्न देखते हैं, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? ए मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, सी मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय। तो 145 बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका सबको पता है, पहले से ही पता है, यानी ये ऑप्शन आपके सही जवाब है। यानी अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा परिवार से ही सीखना शुरू करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 146 शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाना चाहिए? ए यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। बी यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। सी यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। डी यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो 146 का सही उत्तर आप लोग सोचिए। सही उत्तर अगर आपका ए ऑप्शन है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तो आपने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, 147वां प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए एक मजेदार बना सकता है क्या? ये ऑप्शन है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। बी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। सी मुक्त खेल के लिए समय देना। और डी ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए सीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी 147 प्रश्न को सही उत्तर के रूप में ए ऑप्शन चूज किए हैं, यानी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने का कोशिश करता है तो उससे परिपूर्णता की अपेक्षा की जाती है। तो सही उत्तर क्या हो गया दोस्तों? ए ऑप्शन। दोस्तों यह महत्वपूर्ण सेशन है आप लोग के लिए है
और निश्चित रूप से जो लोग शिक्षक है वही एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो या प्रधान शिक्षक हो। तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोग का जो अध्ययन अध्यापन का जो प्रक्रिया है उसमें आप लोग लगे हैं, तो निश्चित रूप से जो डीएलएड और बीएलएड आप लोग काफी पहले किए हुए होते हैं, तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो, तो यह कंफ्यूजन आपका दूर कर देगा अगर मार्गदर्शन आईएएस क्लास को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगा, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे वह आपका डीएलएड या बीएड से संबंधित जो आपका प्रश्न आने वाला है उसमें कोई समस्या नहीं रहेगा। 148 नंबर प्रश्न देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण, ये ऑप्शन, अभिभावकों की भागीदारी, और सी ऑप्शन है क्षमता संवर्धन, और डी ऑप्शन है संवेदनशीलता बनाना। 148 का सही उत्तर है यानी पृथक्करण, सेपरेशन सही उत्तर है, यानी सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही आपका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम। दोस्तों अगर देखा जाए तो यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी मैं बताना चाहूंगा, आप सी टेट देते हैं, स्टेट देते हैं, सुपर टेट देते हैं, सभी जगह बीएड डीएलएड हर एक जगह अगर प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र से, तो यही सब प्रश्न आपको बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो जरूर याद रखिए। 149 नंबर प्रश्न है, प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह होता है ए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, बी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, और डी है समस्या मौलिक होती है। 149 का सही उत्तर है दोस्तों सी जवाब, अगर आप में से जिन लोगों ने दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में निहित रहता है, यानी सी आपका करेक्ट उत्तर है। आज का दोस्तों यह अंतिम प्रश्न है, डी आपको जो है ना 150 नंबर लास्ट प्रश्न है, तो ध्यान से आप लोग सोल्व कीजिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण पॉजिटिव इन्वायरमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सॉरी, ये ऑप्शन, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, बी, सकारात्मक अंक वाली कहानियां सुनानी चाहिए, सी, वह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करना चाहिए, और डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ध्यान से अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो सही उत्तर आप लोगों के द्वारा दिया जा सकता है, और बिल्कुल ही सही उत्तर आपका डी है, यानी बहुत सारे लोग जो है आसान प्रश्न था, तो सही उत्तर इस प्रश्न का आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप प्रधान शिक्षक हेड टीचर का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप प्रधानाचार्य का एग्जाम देना चाह रहे हैं, अगर आप सी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, सुपर स्टेट जो है ना आप जो है ना सुपर टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग को जो यह मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से आप लोग को फायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि यह इसी पैटर्न पे यह एमसीक्यूज आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप बेहतर परफॉर्मेंस करोगे तो निश्चित रूप से यह तमाम जो एग्जामिनेशन है, चाहे आपका हेड टीचर हो, चाहे वो प्रधानाचार्य का एग्जाम हो, चाहे सी टेट स्टेट या सुपर टेट का एग्जाम हो, टोटल एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। मैं जो आपको लगभग 500 से ज्यादा प्रश्न, 500 प्लस प्रश्न जो एमसीक्यू फॉर्म में जो प्रोवाइड कराऊंगा, तो इन्हीं प्रश्नों से बार बार आपको रिपीटेशन होता है। तो आज का क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। यह देखा जाए तो एपिसोड नंबर कितना था, 03, और जल्दी मैं आप लोग के लिए चौथा एपिसोड लेकर के, चौथा क्लास आपको शिक्षा शास्त्र का लेकर के आऊंगा, और निश्चित रूप से जीएस सामान्य अध्ययन के बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, करंट अफेयर्स से बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो आप एक एक को देख करके तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। अब बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है हेड टीचर के लिए और प्रधानाचार्य के लिए,
तो आप लोग तैयारी को अंतिम रूप दीजिए और मैं तेजी के साथ डेली वीडियोज अपलोड करूंगा। और आप लोग जो है ना मार्गदर्शन आईएएस को आप प्लीज क्या करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।